दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट। हमारा जो स्टडी नोट नंबर 4 है, स्टडी नोट नंबर 4 जो है कॉस्ट बुक कीपिंग, उसके कई पार्ट्स हैं और उसमें अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो फर्स्ट पार्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है कॉस्ट बुक कीपिंग का, इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड लेजर का जो पार्ट है उसको हम देखेंगे आगे जाकर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के नाम से, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के नाम से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 होगा। और ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट है, कॉस्ट स्टेटमेंट को हम यहां पे देखेंगे इन द नेम ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कह दो, कॉस्ट स्टेटमेंट कह दो, एक ही बात है। कॉस्ट का मीनिंग आपने देखा था एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। कॉस्ट का ये मीनिंग हम पहले भी देख चुके हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, दिस इज द कॉस्ट। और शीट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट। शीट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? शीट का मतलब होता है सिंपल सा स्टेटमेंट, तभी इसको कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। तो कॉस्ट शीट का मीनिंग क्या निकल के आता है? कॉस्ट शीट होता है एक ऐसा स्टेटमेंट विच शोज द ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। अगर मैं कहता हूं इस पेन को बनाने की कॉस्ट 500 रुपए की है, इस पेन को बनाने की कॉस्ट 500 रुपए की है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहेगी कि 500 रुपए की कॉस्ट में कितना मटेरियल का खर्चा है, कितना वेजेस का खर्चा है, कितने अदर एक्सपेंसेस हैं। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि 500 रुपए की कॉस्ट में इस कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, उसके लिए जो स्टेटमेंट है। और अगर आप कहते हो सर 100 रुपए का इसमें मटेरियल लगा, 200 रुपए की इसमें वेजेस लगी, 200 रुपए के अदर एक्सपेंसेस लगे, तो उसका टोटल क्या है? टोटल दैट इज बिल्डअप क्या है? बिल्डअप मतलब टोटल। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपको कॉस्ट का ब्रेकअप भी दिखाई देगा और कॉस्ट का टोटल भी दिखाई देगा, दिस स्टेटमेंट इज नॉन एज कॉस्ट स्टेटमेंट, ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट शीट। और जो कॉस्ट शीट है मे बी प्रिपेयर्ड, किसी एक प्रोडक्ट के लिए आप बना सकते हो। अगर आप जॉब बेसिस पे काम करते हो, जॉब कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, तो जॉब के लिए कॉस्ट शीट हो सकती है। अगर आपके यहाँ पे बैच कॉस्टिंग फॉलो होता है तो वो कॉस्ट शीट बैच के लिए हो सकती है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सर्विस के लिए कॉस्ट शीट हो सकती है। तो कॉस्ट शीट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर ए प्रोडक्ट, जॉब, बैच और सर्विस। हमारा इस चैप्टर में जो मेन पर्पस रहेगा कॉस्ट शीट के चैप्टर में, वो रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि जॉब के लिए जॉब कॉस्ट शीट अलग से बनती है, बैच के लिए बैच कॉस्ट शीट अलग से बनती है और सर्विस के लिए सर्विस कॉस्ट शीट भी अलग से बनती है। जिसमें अगर मैं बात करूं, हमारे सिलेबस में बैच कॉस्टिंग का भी एक चैप्टर रखा गया है, बैच कॉस्टिंग का एक चैप्टर है। सर्विस के लिए सर्विस कॉस्टिंग दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का भी चैप्टर है। हालांकि जॉब कॉस्टिंग के लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं रखा गया, बट जॉब कॉस्ट शीट कहीं ना कहीं हम बना लेंगे किसी न किसी चैप्टर के बीच में। ओवरहेड वगैरह के चैप्टर में हम जॉब कॉस्ट शीट वगैरह बना लिया करते हैं। तो कॉस्ट शीट में बी प्रिपेयर्ड फॉर ए प्रोडक्ट, जॉब, बैच, सर्विस, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे ये डिपेंड करेगा। तो कॉस्ट क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो कॉस्ट शीट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक्सपेंसेस का ब्रेकअप और बिल्डअप शो करता है। इट मे बी फॉर ए जॉब, इट मे बी फॉर ए बैच, इट मे बी फॉर ए सर्विस, इट मे बी फॉर ए प्रोडक्ट। सबसे पहले हेडिंग डालो, स्टडी नोट नंबर 4 का पार्ट है ये,
स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 4 का नाम है कॉस्ट बुककीपिंग। कॉस्ट बुककीपिंग, उसका जो पहला पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। इस पहले पार्ट को हम दो अलग अलग चैप्टर देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड लेजर के लिए हम देखेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट का चैप्टर, और कॉस्ट स्टेटमेंट के लिए हम यहां पे देख रहे हैं कॉस्ट शीट का चैप्टर। इसके बाद हेडिंग डालो टॉपिक्स। टॉपिक्स देखो, इस पार्ट में कॉस्ट शीट के चैप्टर में हमें मेनली 6 टॉपिक है जो कि डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट का मीनिंग देख रहे हैं, जो कि हमने अभी अभी देखा भी। देन हम देखेंगे कॉस्ट शीट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नॉर्मली कॉस्ट शीट के ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव थे। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, वही सब देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट देखेंगे जो कि सिंपल फॉर्मेट होगा, मतलब विदाउट एनी एडजस्टमेंट, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, उसको हम बोल देते हैं यहां पे सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। देन हम सिंपल फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन करके देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ना हो तो उस सिचुएशन में किस तरीके से हमें कॉस्ट शीट बनानी है। देन हम कॉस्ट शीट का डिटेल्ड फॉर्मेट देखेंगे विद सम एडजस्टमेंट, और उस पे देन हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, और कुछ आपके होमवर्क भी होंगे। तो हेडिंग डालो टॉपिक्स, और ये 6 टॉपिक जो हैं वो आप कॉपी करो। इसके बाद हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ कॉस्ट। हालांकि ये जो स्लाइड है कॉस्ट के मीनिंग की, ये आपके पास पहले से भी है चैप्टर नंबर 1 में, फिर भी हम यहां पे दोबारा से इसको कॉपी करेंगे। और इसके बाद हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, और ये स्लाइड कॉपी करो। कॉस्ट शीट के मीनिंग के बाद एक क्वेश्चन गिवन है। दिसंबर 2017 में एक मैच द फॉलोइंग में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट, और कॉलम 2 में लिखा हुआ था हाई इनिशियल कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट यूनिट, रेफरेंस टू ए जॉब। और अभी अभी हमने देखा कि कॉस्ट शीट में बी प्रिपेयर्ड फॉर ए जॉब, बैच, प्रोडक्ट और सर्विस। तो कॉस्ट शीट इज रिलेटेड टू ए जॉब। तो ये क्वेश्चन भी आप कॉपी कर लो। इसके बाद कॉस्ट शीट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पता है तो उन्हीं में से कुछ ऑब्जेक्टिव निकाल के आप कॉस्ट शीट में लिख दो, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। पहला, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक तो कॉस्ट शीट बना के हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एक हम यहां पे किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना चाह रहे हैं। कैसे? जब हमें पता चल जाता है कि एक प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 10 रुपए है, और मान लो हमारा टारगेट है 2 रुपए का प्रॉफिट कमाना, तो हम 10 रुपए की कॉस्ट में 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 12 रुपए का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं। और जब हम प्रोडक्ट को एक्चुअल में मार्केट में बेचते हैं तो हम पता लगा लेते हैं एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है अगर आपने 12 रुपए का सेलिंग प्राइस सेट किया तो एक्चुअल में प्रोडक्ट 12 रुपए में ही बिका हो सकता है एक बायर आया जो कि बल्क में आपसे काफी सारी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, तो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया,
तो आपका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन तो 12 रुपए था, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है आपने 11.8 11.9 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपल 3 ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट शीट के, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना और प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और जहां जहां आप प्रोडक्ट की बात करते हो, प्रोडक्ट में आप जॉब भी लिख सकते हो, इसमें बैच भी कवर्ड है और इसमें सर्विस भी कवर्ड है। ये बात है कि हम इन सारी चीजों को अलग अलग चैप्टर में देखने वाले हैं, तो यहां पे स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे कॉस्ट शीट बनते हुए देखेंगे। तो हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट, और 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं इसको कॉपी कर लो आप। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दिस इज नॉन एज कॉस्ट। और एक स्टेटमेंट जिसमें हम एक्सपेंसेस का ब्रेकअप एंड बिल्डअप शो करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नॉन एज कॉस्ट शीट। उसको बनाने के पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना और प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसके बाद देखो, जो कॉस्ट होती है, हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट जो होती है उसके मेनली 3 एलिमेंट होते हैं। सर कौन कौन से? हम पहले भी बात कर चुके हैं, बिना मटेरियल के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। केवल और केवल मटेरियल जो है वो अपने आप फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक उस पर आप लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर नहीं करोगे। लेकिन केवल और केवल मटेरियल और लेबर से भी बात नहीं बनने वाली। अगर मैं वुड दे दूं एक कारपेंटर को और मैं उनको कहूं कि इससे टेबल बनानी है, तो वो टेबल नहीं बना पाएंगे जब तक कि मैं कुछ अदर सर्विसेज उनको ना प्रोवाइड कराऊं, लाइक लाइटिंग वगैरह। गर्मी का मौसम है तो फैन वगैरह की जरूरत उनको पड़ेगी, बीच में चाय पानी वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे, फेविकोल, कील्स वगैरह, इन सारी चीजों की भी उनको जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अदर एक्सपेंसेस भी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेनली 3 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल, लेबर, ऑल्सो नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। और ये तीनों ही जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। तो जब हम टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम कहते हैं कॉस्ट 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस तीनों ही खर्चे डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। तीनों ही खर्चे डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। तो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस तीनों ही डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। वैसे तो हमने इसको चैप्टर नंबर 1A में डिस्कस किया था, फिर भी मैं यहां पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, अगर हम एक वुड की टेबल बना रहे हैं तो वुड उसमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो हम वुड की स्मूथनेस के लिए रेगमार यूज करते हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में सैंड पेपर बोला जाता है, दिस इज द इनडायरेक्ट मटेरियल। अब उसमें जो डायरेक्टली कारपेंटर काम कर रहा है उसकी जो वेजेस है वो है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर।
लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूं, कोई अकाउंटेंट आपने बिठा रखा है, उसके लिए जो सैलरी आप पे कर रहे हो, दिस इज द इनडायरेक्ट लेबर। जो कैरीज इनवर्ड वगैरह का खर्चा होता है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक उसको बेचने के लिए सेल्समैन वगैरह के खर्चे, ऑफिस वगैरह के जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस की डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो इसको बोल दिया गया प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी, द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। और ये जो इनडायरेक्ट बच गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, दैट इज नॉन एज ओवरहेड्स। तो हमने प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड की डेफिनेशन पहले भी देखी थी और यहां पे दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट में इसका एप्लीकेशन होता है। तो द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट, एंड द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज नॉन एज ओवरहेड। तो हम कह सकते हैं मेनली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन तरीके के खर्चे, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, तीनों ही डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंस ऐड करते हो, प्राइम कॉस्ट बनती है। और जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो दिस इज नॉन एज ओवरहेड्स। दिस इज नॉन एज ओवरहेड्स। तो एक हेडिंग डालो, टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले ये स्लाइड कॉपी करो। देन हेडिंग डालो, टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन हेडिंग डालो, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। और इस स्लाइड को एज इट इज ध्यान से कॉपी करना। डायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट को ऐड करना है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करना है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का एडिशन है प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट का एडिशन है ओवरहेड्स। साथ में ये दो डेफिनेशन भी कॉपी कर लो, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट एंड व्हाट इज ओवरहेड्स। हो सकता है आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ लिया जाए। इसके बाद देखो, हमने कहा ये जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, हमने कहा ये जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट, इसको हम ऐड करके ओवरहेड बोल देते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात की जाए, तो ये जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं, ये चार तरीके के हो सकते हैं। अगर फैक्ट्री में इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर फैक्ट्री में कोई इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। लाइक सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर का काम है वर्कर्स पे निगरानी रखना, उनको इंस्ट्रक्शन देना
किस तरीके से काम करना है। फैक्ट्री में वो काम करेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इसी तरीके से अगर ऑफिस में कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है तो उसको बोल दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लाइक अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है दैट इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, not directly related to production, so that is the indirect expenses and related to office, this is known as administration overhead। अगर कोई भी एक्सपेंस माल को बेचने के लिए किया जाता है और वो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है तो उसको बोल दिया गया सेलिंग ओवरहेड। लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है दिस इज ओनली फॉर द सेल्स प्रमोशन और इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है will be covered in selling overheads। और अगर माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हो जो कि इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कैरीज आउटवर्ड जो होते हैं, कैरीज आउटवर्ड जो कैरीज ट्रांसपोर्ट के खर्चे कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए होते हैं दीज आर कवर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बाकी हमें आगे जाके डिस्कस भी करना है कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस में होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड होते हैं और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसको कई बार क्वेश्चन में वर्क्स ओवरहेड भी बोल दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल दिया जाता है और प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल दिया जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कई बार क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड या फिर जनरल ओवरहेड भी बोल दिया जाता है। सेलिंग ओवरहेड का अलग से कोई नाम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी अदरवाइज कोई नाम नहीं है। तो एक हेडिंग डालो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड, 4 एरो। ओवरहेड 4 तरीके के हो सकते हैं और नीचे 2 नोट कि फैक्ट्री ओवरहेड के और क्या क्या नाम यूज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के क्या नाम यूज हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे माइंड में अभी तक ये सेट हुआ कि जो कॉस्ट है उसमें मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जब मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करता हूं तो प्राइम कॉस्ट बनती है और इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड बोल दिया गया। और वो ओवरहेड 4 तरीके के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट शीट बनती है। लेकिन कॉस्ट शीट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहां पे टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखना है। कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम 5 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। प्राइम कॉस्ट, ये तो हम ऑलरेडी भी बात कर चुके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा एक हमें देखनी है फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। एक हमें देखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, एक हमें देखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और फाइनली हम देखेंगे टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है। तो कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 पार्ट में एनालाइज किया जा सकता है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट। और टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, और अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझना है तो हमें कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ये 5 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है स्टेप वाइज। तो टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट वी हैव टू अंडरस्टैंड द अबव 5 टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ कॉस्ट। तो जब हम अभी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो आप देखोगे स्टेप वाइज हम वहां पे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में 5 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट। एक हेडिंग डालो टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने
जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का चैप्टर किया और अपने स्टडी में जाके देखा तो उनको लग सकता है कि सर ने कुछ कॉस्ट छुड़वा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कॉस्ट एक्चुअल में वहां पे नहीं कराने के पीछे पर्पज ये था, कॉस्ट शीट में मुझे वो सारी की सारी टर्म्स दोबारा से डिस्कस करनी पड़ती, तो बेटर है कि अगर हम एक ही जगह पढ़ लें उसको, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट इतने तरीके की होती है। भले ही मैं उस चैप्टर में पढ़ूं या इस चैप्टर में, इससे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में कोई चैप्टर नंबर तो मेंशन है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कुछ कॉस्ट रह गई हमारी, नहीं बची। जहां पे जिस कॉस्ट की रेलिवेंसी होगी वहां पे हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। इसको आप कॉपी कर लो। और इसी के बेसिस पे हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, जिसमें सिंपल हमारा मेन टारगेट होगा ये 5 तरीके की कॉस्ट कैलकुलेट करना। चलो जी बनाते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कि कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट है। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की अगर बात करें तो सिंपल आप क्या करोगे, अगर किसी प्रोडक्ट की, किसी कंपनी की आप कॉस्ट शीट बना रहे हो तो आप लिखोगे कॉस्ट शीट ऑफ, से एग्जांपल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, जिसकी भी बना रहे हो, फॉर द पीरियड, किस पीरियड की वो कॉस्ट शीट बना रहे हो आप, वो आप मेंशन करोगे। पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि कॉस्ट शीट हमेशा 1 महीने की ही बनती है या फिर कॉस्ट शीट 1 साल की ही बनती है। नहीं, कॉस्ट शीट 1 महीने की भी बना सकते हो आप, 2 महीने की भी बना सकते हो, 1 क्वार्टर की भी बना सकते हो, 6 महीने की भी बना सकते हो, 12 महीने की भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट शीट बनाती है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी पूरे साल में कॉस्टिंग आती है 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए का ही माल बनाते हैं, ठीक है, वो 1 साल से भी कॉस्ट शीट बनाए चलेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो डेली बेसिस पे 50-50 लाख रुपए का माल बनाती है, हो सकता है वो डेली बेसिस पे कॉस्ट शीट बनाए। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट शीट का पीरियड डिसाइड किया जाता है। तो हमें तो क्वेश्चन में जो पीरियड गिवन होगा हम उसी की कॉस्ट शीट बना देंगे। ये जो कॉस्ट शीट है हम 2 कॉलम में बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका रहेगा पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम हमारा चलेगा अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम में हम ये कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट में हम खर्चे लेते हैं। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो बिना रॉ मटेरियल के नहीं बन सकता। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो, सबसे पहले हम वो खर्चा बुक करते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। देन रॉ मटेरियल अगर मैं आपको दे दूं तो वो सीधा सीधा प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि ये लो क्लॉथ और इससे शर्ट बना दो, तो कोई जादूगर तो आप हो नहीं कि मैंने आपको कपड़ा दिया, आपने कहा शर्ट बन जाओ और वो शर्ट बन जाएगा। नहीं, ऑफ कोर्स उस पे किसी न किसी पर्सन को काम करना पड़ेगा, लेबर को काम करना पड़ेगा, वर्कर को काम करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐड करते हैं लेबर के खर्चे, वो भी डायरेक्ट नेचर के, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है उसको कई बार क्वेश्चन में प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है और कई बार इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है।
तो डायरेक्ट लेबर कह दो, प्रोडक्टिव वेजेस कह दो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कह दो, ऑल आर द सेम थिंग। और ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम का खर्चा है ये भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम का खर्चा होता है। केवल और केवल मटेरियल और लेबर से क्या प्रोडक्ट बन जाता है? मैं अगर आपको क्लॉथ दे दूं और बोलूं कि काम करो, आपको मजदूरी मिलेगी, तो आप एज ए लेबर काम करोगे उस कपड़े पे। तो क्या केवल और केवल कपड़ा लेकर और आप काम करके उस पे उसको शर्ट में कन्वर्ट कर दोगे? ऑफ कोर्स नहीं। आपको उसके लिए सुई धागा वगैरह भी चाहिएगा, मशीन वगैरह भी चाहिएगी, सिंपल सी बात है। लाइटिंग वगैरह भी आप यूज करोगे तो बहुत सारे और भी खर्चे होंगे। और जो अदर खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट नेचर के खर्चे कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर किया, डायरेक्ट लेबर कंसीडर करी, और भी कोई अगर डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस आप कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जब सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे बुक कर लिए जाते हैं तो उसके टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। जब सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे बुक कर लिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, तो आप कहोगे सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो सम होता है, एग्रीगेशन होता है, एडिशन होता है, दैट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। अब देखो, क्या एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए केवल और केवल डायरेक्ट नेचर के ही खर्चे लगते हैं? क्या कोई इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा नहीं लगता? अगर मैं बात करूं, क्या शर्ट को बनाने के लिए केवल और केवल क्लॉथ ही लगता है, बाकी कोई मटेरियल का खर्चा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे तो आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं अकाउंटेंट भी रखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन। उस अकाउंटेंट को जो आप सैलरी पे करते हो वो डायरेक्ट लेबर तो नहीं है, वो है इनडायरेक्ट लेबर। अब अकाउंटेंट जो प्रिंट वगैरह कर रहा है, पेपर वगैरह यूज कर रहा है, वो पेपर है तो मटेरियल ही, लेकिन वो शर्ट के अंदर तो नहीं लगा, डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी होते हैं। अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे 3 तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या? आप एक मोबाइल फोन मार्केट से खरीदने के लिए जाते हो, जिस दुकान से आप वो मोबाइल परचेज करते हो, क्या वो मोबाइल उस दुकान पे प्रोड्यूस हुआ है? ऑफ कोर्स नहीं। वो प्रोड्यूस तो कहीं फैक्ट्री में होता है। क्या जिस दुकान से आप मोबाइल परचेज करके लाए हो वो उस कंपनी का ऑफिस है? मान लो आप सैमसंग का मोबाइल परचेज करके लाए हो, तो क्या जहां से आप परचेज करके लाए हो वो सैमसंग का ऑफिस है? ऑफ कोर्स नहीं। ऑफिस तो कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं ना कहीं और होगा। जहां से आप परचेज करके लाए हो, एक्चुअल में वहां से तो कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चल रही है। तो इसका मतलब एक कंपनी का जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो बनता तो फैक्ट्री में है, उसकी अकाउंटिंग वगैरह ऑफिस में हो रही है, और वो सेल हो रहा है सेल डिपार्टमेंट से। तो एक्चुअल में फैक्ट्री में भी सुपरवाइजर वगैरह होगा, गार्ड वगैरह होंगे, जिनको सैलरी पे हो रही होगी, जो कि डायरेक्ट लेबर का पार्ट तो नहीं। इसी तरीके से ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसकी सैलरी जो है तो ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट ही, क्योंकि वो प्रोडक्शन सीधा सीधा कर तो नहीं रहा। और जिससे आप ये मोबाइल परचेज करके लाए हो, सेल्समैन, उसको भी सैलरी तो मिल रही है कहीं ना कहीं, उसने भी प्रोडक्शन तो नहीं किया। तो हमारे जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो फैक्ट्री लेवल पे भी हो सकते हैं, ऑफिस लेवल पे भी हो सकते हैं, और सेल लेवल पे भी हो सकते हैं। जो भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में बोला जाता है ओवरहेड्स। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉन एज ओवरहेड्स। ओवर का मतलब होता है ऊपरी, हेड का मतलब खर्चे एक तरीके से।
तो ऊपरी जो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में या बेचने में हेल्पिंग नेचर के जो खर्चे हैं उनको बोला जाता है ओवरहेड। तो ये जो ओवरहेड के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, वो फैक्ट्री में होते हैं तो उनको बोल दिया गया फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में होता है तो उसको बोल दिया गया ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और अगर सेल के टाइम पे होते हैं तो उसको बोल दिया गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले ऐड किए जाते हैं फैक्ट्री के इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, जिसको बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन फैक्ट्री ओवरहेड को क्वेश्चन में कुछ और भी नामों से इंडिकेट किया जाता है। इसको कई बार वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है, इसको कई बार प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है, और इसको कई बार क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोला जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ऑल आर द सेम थिंग। अब जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह ऐड करते हो तो इसको बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज नॉन एज फैक्ट्री कॉस्ट, कि फैक्ट्री तक की ये कॉस्टिंग आ गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस के खर्चे, ऐड करते हैं हम ऑफिस के खर्चे, जिसको बोला जाता है या तो ऑफिस ओवरहेड बोल दिया जाता है, और ऑफिस में जो काम होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के, जिसकी वजह से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कह दो, ऑफिस ओवरहेड कह दो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कह दो, एक ही बात है। ऑफिस के बाद ये जो टोटल आता है इसको बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब कंपनी इसको बेचने के लिए एफर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो फिर खर्चे होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और जैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड कर लिए जाते हैं तो ये आ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के टोटल खर्चे, जिसको टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला जाता है। टोटल कॉस्ट कह दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दो। और देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं 20,000 रुपए मेरी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है और मैंने उसको 25,000 रुपए में बेचा तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। या मैं कहता हूं 20,000 रुपए का ये माल है, 5,000 रुपए प्रॉफिट लेकर मैं इसको बेचूंगा, तो इसका मतलब 5,000 का प्रॉफिट होगा और 25,000 में मैं इसको बेचूंगा। तो टोटल कॉस्ट में जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिए जाते हैं, टोटल कॉस्ट में जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिए जाते हैं, दैट इज नॉन एज सेल्स। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन हो तो आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है इसको बोला जाता है सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। अभी अगर हम सिंपल पे ही कॉन्सेंट्रेट करें एक बार, तो हमें माइंड में क्या रखना है, हमें माइंड में रखना है सर खर्चे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर के। डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, तीनों को ऐड कर लिया जाए तो प्राइम कॉस्ट बनती है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड बोला जाता है। ओवरहेड भी तीन तरीके के हो सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिए जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है, ऑफिस ओवरहेड ऐड कर लिए जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है, और सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लिए जाए
तो टोटल कॉस्ट बन जाती है। और अगर टोटल कॉस्ट में मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर लूं तो सिंपल सी बात है वो सेल वैल्यू बन जाती है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। इसको आप एक बार कॉपी करो। ये जो कॉस्ट शीट का हमने फॉर्मेट देखा है, इस पे 1 सिंपल कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 1, इफ फर्म हैज परचेज्ड ए प्लांट टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने एक प्लांट खरीदा है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड द कॉस्ट डेटा फॉर विच इज गिवन बिलो, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट का डेटा है वो कुछ इस तरीके से है। कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि कंपनी एनुअल सेल्स करेगी 24,000 यूनिट की। कंपनी एक साल में 24,000 यूनिट बेचेगी और कंपनी का एस्टिमेशन है कि कंपनी की कॉस्ट आएगी पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में मटेरियल का खर्चा होगा 4 रुपए का। अगर एक यूनिट को बनाने में मटेरियल का खर्चा होगा 4 रुपए का और कंपनी 24,000 यूनिट अगर बनाएगी तो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 96,000 रुपए का मटेरियल का खर्चा होगा। डायरेक्ट लेबर 60 पैसा पर यूनिट का खर्चा होगा। एक यूनिट को बनाने में अगर 60 पैसे का खर्चा होगा तो 24,000 इंटू 0.6, 14,400 आपका लेबर की कॉस्ट होगी। फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे 24,000 रुपए ये पूरे साल के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 28,800 रुपए ये भी पूरे साल के हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी सेल होगी उसका 15%, सेल मतलब सेल वैल्यू होता है कि जितनी वैल्यू का मैं माल बेचूंगा उसका 15% हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। और क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज रुपी 1.02। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है 1 रुपए 2 पैसे का एक यूनिट से, तो 24,000 यूनिट से 24,000 इंटू 1.02 का प्रॉफिट कमाना है। और क्वेश्चन यहां पे जानना चाहता है कि सेलिंग प्राइस बताओ कि किस प्राइस पे माल को बेचूं कि मेरा ये जो क्वेश्चन है, मेरी ये जो रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट की, ये मुझे अचीव हो जाए। देखो इसके लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट और हम अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आंसर नंबर 1, हम अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे। आप देखोगे क्वेश्चन में ना तो किसी कंपनी का नाम गिवन है, ना किसी प्रोडक्ट का नाम गिवन है, ना कोई पीरियड मेंशन। तो उस सिचुएशन में आप सीधा सीधा अपना कॉस्ट शीट हेडिंग डालो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। 2 कॉलम में हमारी कॉस्ट शीट बनती है। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम होगा अमाउंट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो हम खर्चा लेते हैं दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला खर्चा
जो हम एज पर फॉर्मेट बुक करते हैं, दैट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन ने कहा 24,000 यूनिट बना के हम बेचेंगे और 1 यूनिट को बनाने में 4 रुपए का खर्चा आएगा, तो 24,000 यूनिट को बनाने में 96,000 रुपए का खर्चा आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम सेकंड आइटम कॉस्ट शीट में ऐड करते हैं, दैट इज डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन ने कहा 24,000 यूनिट बनवानी है अपने को, 1 यूनिट को बनाने में 60 पैसे का खर्चा है, तो 14,400 का आपका लेबर का खर्चा है। एज पर फॉर्मेट हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी आइटम नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, तो इन दोनों का ही जो टोटल होगा यही आपका क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। ये टोटल हो गया आपका 1,10,400 रुपए। एज पर फॉर्मेट प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं सबसे पहले फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है पूरे साल के 24,000 रुपए, तो आप सीधा सीधा ऐड कर लो यहां पे 24,000 रुपए। प्राइम कॉस्ट में जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो इस टोटल को आप बोलते हो फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये टोटल हो गया फैक्ट्री कॉस्ट का 1,34,400। फैक्ट्री कॉस्ट में हम अपना दूसरा ओवरहेड के एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, दैट इज नॉन एज ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से गिवन है, तो हम भी यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ही लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 28,800 रुपए पूरे साल के, तो ऐड कर दो 28,800। टोटल हो गया आपका 1,63,200, और इस टोटल को आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम अपना तीसरा ओवरहेड ऐड करते हैं, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग ओवरहेड के नाम से, सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से सेलिंग ओवरहेड। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स का 15% है, सेल्स का 15%। देखो क्वेश्चन में सेल के यूनिट तो पता है मुझे, लेकिन मुझे यहां पे यूनिट तो नहीं लिखनी। अगर मुझे यहां पे यूनिट लिखनी होती तो 24,000 यूनिट का 15% लगा देता, लेकिन मुझे इस कॉलम में क्या लिखना है, मुझे तो इस कॉलम में अमाउंट लिखनी है। तो जो सेल अमाउंट होगी उसका 15% जब अप्लाई करूंगा तो यहां पे सेलिंग ओवरहेड के खर्चे आएंगे, और सेल की अमाउंट मुझे अभी तक तो क्वेश्चन में नहीं पता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेल की अमाउंट नहीं पता है क्वेश्चन में, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हो तो इसका जो टोटल आता है वो टोटल कॉस्ट कहलाता है। अगर सेलिंग ओवरहेड नहीं है मेरे पास तो मैं टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है, टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है तो टोटल सेल्स की अमाउंट आ जाती है। यहां पे प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन ने कहा पर यूनिट 1 रुपए 2 पैसे का प्रॉफिट कमाना है और यूनिट कितनी बेचनी है, 24,000। अगर 1 यूनिट को बेचकर
₹1.02 का प्रॉफिट कमाना है तो 24,000 यूनिट से कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24,480 रुपए। 24,480 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। अभी भी मैं टोटल सेल तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे यहां पे सेलिंग ओवरहेड पता नहीं है, मुझे यहां पे टोटल कॉस्ट भी पता नहीं है। लेकिन ये जो टोटल सेल है ये फिगर क्या होगी, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक तो सेलिंग ओवरहेड ऐड करो और दूसरा प्रॉफिट ऐड करो, तब जाके आपको मिलेगी सेल्स। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड और प्रॉफिट ऐड करोगे, ये दो आइटम, तो आपको टोटल सेल्स पता चलेगी। इसका मतलब यहां पे एक इक्वेशन बन रही है। क्या इक्वेशन बन रही है, यहां पे एक इक्वेशन बन रही है जो कि हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी है कि टोटल सेल्स जो है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स आएगी। तो टोटल सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऐड करना है इसमें सेलिंग ओवरहेड्स प्लस इसमें ऐड करना है आपको प्रॉफिट मार्जिन। मुझे टोटल सेल्स नहीं पता, मैं टोटल सेल को एक्स एज्यूम कर लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने को पता है 1,63,200, 1,63,200 प्लस सेलिंग ओवरहेड मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, सेलिंग ओवरहेड जो है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सेल का आपने 15% लेना है, सेल का 15% लेना है। मैंने सेल्स लिया है x, तो सेलिंग ओवरहेड कितना, x का 15% प्लस प्रॉफिट मुझे पता है 24,480 रुपए। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। x ये हो गया 0.15x, x इंटू 15%, 15 डिवाइडेड बाई 100, 0.15, तो ये हो गया आपका 0.15x, जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा 0.15x। इसका टोटल करो 163,200 प्लस 24,480, तो ये हो गया आपका 187,680, 187,680। x माइनस 0.15x, 0.85x इज इक्वल टू 187,680। तो x इज इक्वल टू 187,680 डिवाइडेड बाई 0.85। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 187,680 डिवाइडेड बाई 0.85, ये आ जाएगा 220,800, 220,800। ये क्या था, x क्या एज्यूम करा था आपने, आपने x एज्यूम करा था टोटल सेल्स, तो इसका मतलब टोटल सेल्स आ गई अपने पास 2,20,800 रुपए। टोटल सेल्स आ गई अपने पास 220,800, 2,20,800 रुपए। इसको यहां पे लाकर टोटल सेल्स में लिख दो 220,800। क्वेश्चन ने कहा था सेल्स का 15% सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब जब हमें पता चल गया सेल्स है 220,800, इसका 15% हमारे
सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो 220800 का 15% होता है 33120, 33120। अब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। ये आ गई आपकी 196,320 और ऐड किया प्रॉफिट तो ये ऑटोमेटिकली 220800 बन गया। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था मुझसे सेलिंग प्राइस बताओ। देखो, जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा एक यूनिट का होता है और जो टोटल सेल्स होती है वो हमेशा टोटल यूनिट की होती है। तो अगर आपने टोटल सेल्स के बेसिस पे सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो टोटल सेल्स है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपको एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2,20,800 रुपए की सेल कर रहे हो आप, 24,000 यूनिट बेच रहे हो, तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस आ गया 9 रुपए 20 पैसा पर यूनिट। तो कभी भी आपसे अगर सेल्स पूछी जाए तो टोटल सेल्स निकाल दो, लेकिन अगर आपसे कभी भी सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो टोटल सेल्स कैलकुलेट करके उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो दिस इज द आंसर नंबर 1, जिसमें हम सिंपल कॉस्ट शीट जो है उसका एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं और एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास थी इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट अभी बताया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, सिंपल अगर कहूं पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो बन जाती है प्राइम कॉस्ट। उसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं फैक्ट्री नेचर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। और उसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया जाए तो आ जाती है आपकी सेल्स। सेल्स हमेशा टोटल यूनिट की होती है, तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। और इस पे मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन है वो भी करवा दिया। इसको आप रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम इस कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट हमने देखा है इसी में कुछ एडजस्टमेंट है जो और देखेंगे और आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू।